नमस्कार, थिंक टैंक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की 2 दिवसीय यूपीए के विस्तार की बैठक चल रही है बेंगलुरु में। बात करेंगे कि ये बैठक किन किन शर्तों पर आधारित है, कितनी शर्तों को कबूला है सोनिया गांधी ने और कितने समझौते किए हैं। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोदी विरोध के बारे में, बात करने वाले हैं विपक्षी पार्टियों की एकता के बारे में, जो सच में एकता है या फिर एक प्रपंच है। तमाम तरीके की बातें करेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। दोस्तों, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो केवल एक लक्ष्य अपनी आंखों में संजो के बैठी हैं। वो लक्ष्य है मोदी विरोध का। वो लक्ष्य है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को समाप्त करना, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा को सत्ता से रफा दफा कर देना। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी शासित जितने भी प्रदेशों में सरकारें हैं उन सभी को ध्वस्त करना, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुटता की मिसाल तो देती हैं, लेकिन वो एकता केवल प्रपंच है, ढकोसला है या सच में एकता है। और जब से कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में जीत मिली है, हिमाचल प्रदेश में उसकी सरकार है, राजस्थान में उसकी सरकार है, तब से कांग्रेस पार्टी ट्रिपल गट्स फीलिंग के साथ आगे बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हम सभी ने देखा है, जब जब विपक्ष ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा है, बिहार में सरकार बनाई है, पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई है, झारखंड में सरकार बनाई है और ज्यादातर सरकार कांग्रेस पार्टी की है, लेकिन अन्य पार्टियों ने भी अपनी सरकार बनाई है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब जब विपक्षी एकता की बात करी जा रही है, तो क्या सच में वो विपक्षी एकता कायम रहेगी या फिर उत्तर प्रदेश में जैसा हाल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का हुआ वैसा होने वाला है। मैं बात कर रही हूं मायावती और अखिलेश यादव की, जो पहले एक दूसरे के जानी दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन बाद में बुआ भतीजे बन गए। लेकिन बात करें उससे पहले की, तो जो मायावती की पार्टी है बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी, जो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के विरोध के चलते राजनीति में आई, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने बहुत ज्यादा जुल्म किए। उत्तर प्रदेश में लोग उनसे प्रताड़ित थे, जिनके विरोध में आवाज उठाते हुए मायावती ने राजनीति में कदम रखा। गेस्ट हाउस आप सभी को का याद होगा, जो कांड हुआ था, जहां पर मायावती की जान लेने की कोशिश की गई समाजवादी पार्टी के द्वारा। वहीं दूसरी तरफ जब मायावती मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश की, तब मायावती ने सैफई में बिजली तक काट दी। वो सैफई जो कि गढ़ माना जाता है मुलायम सिंह यादव का, लेकिन बाद में दोनों ने अपना राजनीतिक फायदा देखकर एकजुटता कर ली, गठबंधन कर ली और मिलकर चुनाव लड़ा। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि जो समाजवादी पार्टी के वोटर्स थे, जो बसपा से नफरत करते थे, उन्होंने किसी को वोट नहीं दिया। जो बसपा के वोटर्स थे, जो समाजवादी पार्टी के वोटर्स से पीड़ित थे, जो मात खाते थे, दोनों के बीच में तकरार हुई और वो वोट चला गया कांग्रेस पार्टी और भाजपा को। यानी कि उन दोनों का कुछ भी नहीं बन पाया, लेकिन वो वोट भाजपा के खाते में जाके गिर गया और भाजपा का वोट बैंक उस साल उत्तर प्रदेश में ज्यादा हो गया। ये हुआ गठबंधन का नतीजा। अब चूंकि विपक्ष ये सोच रहा है, जब जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तो 30 से 40% वोट पाकर प्रधानमंत्री बने, बाकी के 70% वोट को लेकर अब विपक्ष एकजुटता की बात कर रहा है। लेकिन क्या ये एकजुटता पॉसिबल है? जिस तरीके से प्रपंच रचा गया बिहार में विपक्षी एकता की बैठक का, जहां राहुल गांधी जी की शादी की बात हुई, बारात की बात हुई, नीतीश कुमार, लालू यादव, ममता बनर्जी, सबने अपने अपने नखरे वहां पर दिखाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल, जिन्हें दरकिनार कर दिया गया और उनसे पूछा भी नहीं गया कि भाई साहब अध्यादेश का क्या हुआ, जिसे लेकर अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया कि वे आने वाले समय में किसी भी विपक्षी एकता की बैठक का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को केवल चाहिए तो अपने ऑर्डिनेंस पर समर्थन चाहिए। उन्हें किसी भी तरीके से राज्यसभा में, सुप्रीम कोर्ट में उस अध्यादेश को गिराना है, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की काया पलट दी है, दिल्ली में भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार हो रहा है और जो फाइलें अधिकारियों के पास है, जो फाइलें पीडब्ल्यू अधिकारी के पास है, आईएएस अधिकारियों के पास है, जितना भी ये पूरा मामला है वो अरविंद केजरीवाल समेटना चाहते हैं।
ईडी और सीबीआई तो अपना काम कर रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को लगता है कि जब तक ट्रांसफर पोस्टिंग हमारे हाथ में नहीं होगा तब तक हम उन अक्खड़ और हटीले अधिकारियों को नहीं निकाल पाएंगे जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ फाइलें संजो के बैठे हैं, जिसका उदाहरण हम सभी ने देखा। जैसे ही ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा दिल्ली सरकार के हत्थे चढ़ गया, तभी चंद्रशेखर विजिलेंस के स्पेशल सेक्रेटरी को उनके पद से हटा दिया गया। तभी रात के 3 बजे उनके दफ्तर में 3 संदिग्ध व्यक्ति घुसते हैं, फोटोकॉपी वाले कमरे में जाते हैं, दस्तावेज की फोटोकॉपी करते हैं और वापस दस्तावेज को रख देते हैं। ये ड्रामा पूरे देश ने देखा, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज था वो वायरल हो गया, सभी ने देखा और इसी को देखते हुए ऑर्डिनेंस पर पुनर्विचार किया गया और ट्रांसफर पोस्टिंग का जो अधिकार था वो दिल्ली सरकार से छीन लिया गया। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने ठान लिया है कि उन्हें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, प्रधानमंत्री बनने से कोई मतलब नहीं है, उन्हें केवल अपनी जान बचानी है, जेल जाने से बचना है। वो अरविंद केजरीवाल जो पैदा होते ही कहते थे कि पीडब्ल्यूडी हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसीलिए दिल्ली की ये हालत है। लेकिन जब पीडब्ल्यूडी उनके पास आ गया तब आप दिल्ली की हालत देख लीजिए। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, ऑटो ड्राइवर, बस ड्राइवर, कार ड्राइवर खड्डों में गिर गिर कर उनकी मौत हो रही है। ये है दिल्ली के हालात। और महाशय अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि जो हरियाणा का जो हथनी कुंड बैराज है, जहां पर पानी ओवरफ्लो होता है तो वो ऑटोमेटिक खुल जाता है और वो दिल्ली आता है, गलती उसकी बता रहे हैं। तो हरियाणा के बैराज की गलती है, तो ओखला से जो पानी आगे जाता है, अन्य राज्यों में जाता है, फिर आप भी मत छोड़ा करिए पानी, क्योंकि आगे उन राज्यों को प्रॉब्लम होगी। यानी कि अपने किए कराए का ठीकरा फोड़ना दूसरे के सर पे अरविंद केजरीवाल को बखूबी आता है। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने पानी पी पी कर देश के हर एक नेता को गाली दी। उन्होंने मोदी को नहीं छोड़ा, राहुल को नहीं छोड़ा, सोनिया गांधी को नहीं छोड़ा, अरुण जेटली को नहीं छोड़ा। कोई ऐसा नेता नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने गाली ना दी। लेकिन कहते हैं ना, प्यासे को दोपहर में पानी मिल जाता है। ठीक उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल के हाथों में सत्ता आई, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने दरवाजों पर जा जाकर एक एक नेता से माफी मांगी। आज वही हालात अरविंद केजरीवाल के हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने घोटाले तो कर लिए हैं, लेकिन अब घोटाले फांस बनकर उनके गले में हड्डी की तरह फंस गए हैं। एक ऐसी हड्डी जो ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है। तो अब जब बेंगलुरु में बैठक रची जा रही है, इसके पीछे का रहस्य आप सुनेंगे तो आपके आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप। जैसे ही नीतीश कुमार ने बिहार में विपक्षी एकता की बैठक का आयोजन किया, तो कांग्रेस पार्टी को यह हजम नहीं हुआ। हम सबसे पुरानी पार्टी हैं, हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो विपक्षी एकता की बैठक का जो आयोजन है वो कोई और कैसे कर सकता है, जिसे लेकर नया आयोजन किया जा रहा है बेंगलुरु में, जहां सभी को निमंत्रण दिया जा रहा है। वो अरविंद केजरीवाल जिन्हें 2 टूक मना कर दिया था कांग्रेस पार्टी ने कि भैया हम तुम्हें समर्थन नहीं देंगे, लेकिन अब सोनिया गांधी जी की आंखों के पर्दे खुल गए हैं, जिनका मानना है कि अब वो चाहती है उनका बच्चा गद्दी पर बैठ जाए, प्रधानमंत्री की कुर्सी उन्हें मिल जाए, और जब तक समर्थन नहीं मिलेगा तब तक ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अब कांग्रेस पार्टी ऐलान कर चुकी है कि अध्यादेश को लेकर वो अरविंद केजरीवाल का समर्थन करने वाली है, जिसे लेकर किसी भी विपक्षी एकता में शामिल ना होने वाले अरविंद केजरीवाल ने बेंगलुरु में जाने का फैसला ले लिया है। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार की यदि बात करें तो अजीत पवार अलग हो चुके हैं, पार्टी में टूट हो चुकी है। बिहार की यदि बात करें तो नीतीश कुमार की आंखों में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनने का सपना है। यदि ना होता तो वे एनडीए से टूटकर वापस आरजेडी में शामिल ना होते, उस लालू यादव के साथ जिसे पता है उनकी 1 मिनट भी नहीं बनती है, लेकिन फिर भी शामिल हुए हैं, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति का सपना सभी की आंखों में है। लेकिन अब सभी से शर्तों पर न जाने कैसी राजनीति करने वाली है ये पूरी विपक्षी एकता की बैठक। आपको बता दें 18 तारीख को दिल्ली में भी विपक्षी एकता की एनडीए की बैठक होने वाली है, जिसमें तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां शामिल होने वाली है। अब देखना होगा ये विपक्षी एकता की जो बैठक है ये वाकई में कुछ कारनामा करके दिखाती है, या बिहार की बैठक की तरह कोई किसी और दिशा में भागता है तो कोई किसी और दिशा में भागता है। कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला है। लेकिन आज के लिए इतना ही। तमाम ऐसी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ थिंक टैंक।